हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं सिक्योरिटी मार्केट के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात। ध्यान देना इस बात को। प्रतिभूति बाजार प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, और दूसरी चीज द्वितीयक बाजार। हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि द्वितीयक बाजार में शेयर की कीमत किस तरह निर्धारित होती है। ध्यान देना इस बात को। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फला कंपनी के शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, यह शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। आखिर होता कैसे? मान लिया जाए कि रिलायंस एक कंपनी है और रिलायंस ने प्राथमिक बाजार में अपना शेयर लॉन्च कर दिया। अब यह शेयर जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। हो सकता है प्राइमरी मार्केट में शेयर को लॉन्च किया गया 100 रुपए में, और जब सेकेंडरी मार्केट में जाएगा तो यह संभव है कि इसकी कीमत 200 रुपया हो जाए। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है कि डिमांड क्या है। इसका मतलब है लिवाली कहते हैं खरीदारी को। हमेशा ध्यान दो। अर्थात शेयर की डिमांड यदि बढ़ जाए तो उसे कहते हैं लिवाली। अब एक प्रश्न कि किसी भी कंपनी के शेयर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब कंपनी का लाभ बढ़ जाए और लाभांश बढ़ जाए। सिंपल चीजें देखा जाए, शेयर की मांग में वृद्धि तभी जब कंपनी द्वारा दिया गया लाभांश ज्यादा हो, और यह तभी होगा जब लाभ ज्यादा हो। लाभ इस पर डिपेंड करता है कि व्यापार कैसा है। हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी मार्केट में। ध्यान देना, द्वितीयक बाजार में शेयर की कीमत इस पर डिपेंड करती है कि शेयर की मांग कितनी है। शेयर की मांग में वृद्धि तभी होगी जब कंपनी ज्यादा लाभांश डिविडेंड दे, और डिविडेंड तभी ज्यादा मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो, और लाभ तभी ज्यादा होगा जब व्यापार ज्यादा हो। अब एक प्रश्न, ध्यान देने इस बात को। यदि व्यापार बढ़ा तो लाभ बढ़ जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड लाभांश बढ़ जाएगा, और जब लाभांश बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर की मांग बढ़ जाएगी, और जब शेयर की मांग बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात उस शेयर की कीमत मार्केट में बढ़ जाएगी। अब एक प्रश्न कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे व्यापार में वृद्धि होती है? अब इसे हम देखते हैं। ध्यान देना इस बात को। जैसे हम बात कर रहे थे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी
हम पॉलिसी की बात करें और मॉनेटरी पॉलिसी में एक शब्द है ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट की बात करें, हमेशा ध्यान दो। मान लिया जाए ब्याज दर कम हो और तरलता ज्यादा हो। यदि ब्याज दर कम है और तरलता ज्यादा है तो स्वाभाविक है कंपनी को सस्ते दर पर उधार मिलेगा। यदि दोनों ज्यादा है, कंपनी को सस्ते दर पर उधार प्राप्त होगा, और यदि सस्ते दर पर उधार प्राप्त हुआ तो निवेश ज्यादा, और निवेश ज्यादा हुआ तो औद्योगिकरण ज्यादा। यदि औद्योगिकरण ज्यादा हुआ तो स्वाभाविक है व्यापार ज्यादा, कंपनी का लाभ ज्यादा, और कंपनी का लाभ यदि बढ़ेगा तो कंपनी का लाभांश बढ़ जाएगा। यदि लाभांश डिविडेंड बढ़ा तो कंपनी की शेयर की मांग बढ़ जाएगी, और यदि कंपनी के शेयर की मांग बढ़ेगी तो उस कंपनी के शेयर के वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब यह है कि मौद्रिक नीति शेयर की वैल्यू को प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति, जैसे मैंने क्या कहा, मान लिया जाए ब्याज दर बढ़ गया। यदि ब्याज दर ज्यादा हुआ और मार्केट में तरलता कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, तो कंपनी को आसानी से उधार नहीं मिलेगा, तो कंपनी निवेश नहीं कर पाएगी, और निवेश यदि नहीं होगा तो कंपनी का विस्तार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी का लाभ नहीं बढ़ेगा, परिणामतः लाभांश कम हो जाएगा। लाभांश अर्थात डिविडेंड यदि कम हुआ तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड कम हो जाएगी, बल्कि लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, जिसे हम शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं बिकवाली। यदि शेयर की बिक्री शुरू हो गई, हर कोई शेयर को बेचना शुरू कर दिया, तो शेयर की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि शेयर की वैल्यू गिरी तो शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या चीज है? यह मौद्रिक नीति क्या होता है? यह मॉनेटरी पॉलिसी शेयर मार्केट को डिसाइड करती है कि शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा या शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। एक बात याद रखना, यदि ब्याज दर कम हुआ और तरलता लिक्विडिटी ज्यादा हुई, अर्थात मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो करेगा, फ्लो ज्यादा किया मार्केट में पैसा, तो स्वाभाविक है हमारा शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है। शेयर मार्केट इसलिए ऊपर चला जाता है, सेंसेक्स उछाल मारेगा क्योंकि शेयर की मांग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लाभांश ज्यादा मिलता है। लाभांश क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि लाभ ज्यादा होता है। लाभ ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी का विस्तार ज्यादा होता है। विस्तार क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि निवेश ज्यादा होता है, और निवेश इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सस्ते दर पर कंपनी को उधार प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं शेयर की कीमत को निर्धारित करती है कि शेयर की कीमत सेकेंडरी मार्केट में बढ़ेगी या गिरेगी। हम दूसरी चीज बात करें, राजकोषीय नीति। हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें, फिजिकल पॉलिसी में विशेष रूप से हम कर की दर की बात करते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं हम लोग। मान लिया जाए कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट गेन करती है, उस प्रॉफिट पर लगने वाला जो टैक्स है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। मान लिया जाए
कि गवर्नमेंट ने निगम कर को कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। जब कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो स्वाभाविक है कंपनी के प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा। जब मार्जिन बढ़ेगा तो डिविडेंड लाभांश बढ़ जाएगा, लाभांश यदि बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, और शेयर की डिमांड बढ़ी तो शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ी तो फिर शेयर मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब है, सिंपल चीजें देखा जाए, इसकी नीति के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, कर की दर विशेष रूप से कमी कर दिया, निगम कर में कमी, तो स्वाभाविक है कंपनी को लाभ ज्यादा, और लाभ ज्यादा होगा तो लाभांश ज्यादा, और डिविडेंड यदि ज्यादा हुआ, कंपनी की शेयर की मांग ज्यादा, और कंपनी की शेयर की मांग ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है शेयर के मूल्य में वृद्धि, और शेयर के मूल्य में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट अर्थात सेंसेक्स ऊपर चलता चला जाएगा। हमेशा ध्यान दो, फिस्कल पॉलिसी के तहत यदि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की, कंपनी को लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो लाभांश ज्यादा, लाभांश ज्यादा होगा तो कंपनी के शेयर की मांग ज्यादा होगी, और कंपनी की शेयर की मांग ज्यादा होगी तो शेयर के मूल्य में वृद्धि होगी, और शेयर के मूल्य में वृद्धि हुई तो शेयर मार्केट अथवा सेंसेक्स ऊपर चलता चला जाएगा। यदि फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि कर दी तो शेयर मार्केट नीचे चला आता है। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे, शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब निगम कर में वृद्धि होगी तो कंपनी का लाभ गिरेगा, लाभांश कम होगा। जब लाभांश कम होगा तो लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, और जब लोग कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो शेयर की वैल्यू गिरेगी। अगर हर कंपनी के शेयर की वैल्यू यदि नीचे गिरेगी तो शेयर मार्केट नीचे चलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि फिस्कल पॉलिसी कहीं ना कहीं शेयर की वैल्यू को सेकेंडरी मार्केट में डिसाइड करती है। तीसरी चीज, मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी है, यदि इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य, हमेशा ध्यान दो, यदि इसका उद्देश्य उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करना है, ध्यान देना, तो स्वाभाविक है कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी, और वृद्धि हुई तो लाभांश बढ़ेगा, और लाभांश बढ़ेगा तो शेयर की मांग में वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने औद्योगिक नीति जारी किया और उद्योग के विस्तार के लिए गवर्नमेंट अनेक छूट दे रही है, सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो स्वाभाविक है उद्योग का विस्तार होगा। यदि उद्योग का विस्तार हुआ तो कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी तो लाभांश बढ़ेगा, और लाभांश बढ़ा तो शेयर की मांग में वृद्धि हो जाएगी, और शेयर की मांग यदि बढ़ी तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। आप ध्यान देना इस बात को, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा।
इस औद्योगिक नीति के कारण हमेशा ध्यान दो, उद्योग पर यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव, तो स्वाभाविक है शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे आपने अक्सर देखा होगा, जब गवर्नमेंट बजट लाती है या बजट पास करती है सरकार, तो शेयर मार्केट या तो स्वागत करता है या तो विरोध करता है। यदि बजट में अच्छे प्रावधान हैं और उससे कंपनी का विस्तार होता है, उद्योगों का विस्तार होता है, कंपनियों को सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, टैक्स रेट में कमी की जाती है, तो स्वाभाविक है, कहा जाता है शेयर मार्केट बहुत अच्छी तरह स्वागत करता है और शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है। पर कई बार यदि बजट में सरकार ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। पहली बात, एक बात याद रखना है, कंपनी का लाभ और लाभांश। यदि लाभांश बढ़ा तो कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बात। फिर एक चीज है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी डिसाइड की है, आयात निर्यात नीति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। और इस पॉलिसी का उद्देश्य है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। यदि निर्यात बढ़ा, निर्यात यदि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा उसका परिणाम? कंपनी का लाभ बढ़ेगा। यदि कंपनी का लाभ बढ़ेगा तो लाभांश बढ़ेगा, लाभांश बढ़ा तो उस कंपनी की शेयर की मांग बढ़ेगी, शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसका अर्थ यह है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी जिससे कंपनी को, उद्योग को लाभ मिलता है तो शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर एक प्रश्न, मान लिया जाए युद्ध की आशंका है, युद्ध की संभावना है, तो अक्सर आपने देखा होगा जब युद्ध की संभावना बढ़ती तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। शेयर मार्केट नीचे जाने का मतलब क्या चीज है, क्यों जाता है? क्योंकि जब युद्ध की संभावना बढ़ती है तो तनाव बढ़ जाता है, और जब तनाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है जिस क्षेत्र में युद्ध की संभावना है वहां व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जब व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कंपनी या उद्योगों का लाभ गिरने लगता है। जब लाभ गिरा तो लाभांश गिरेगा, लाभांश गिरेगा तो फिर उस कंपनी के शेयर की डिमांड गिरेगी, लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे। इस स्थिति में शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, यदि मध्य एशिया में युद्ध छिड़ गया, जैसे इजराइल और ईरान के बीच या इजराइल और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया मान लो मध्य एशिया में, तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ेगा तो तेल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तेल का उत्पादन गिरेगा, और तेल का उत्पादन यदि गिरा और डिमांड उसी तरह है तो तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी। यदि तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई में यदि वृद्धि होगी तो फिर लाभ का मार्जिन कम होगा, यदि लाभ कम होगा तो लाभांश कम होगा, लाभांश कम होगा तो उस कंपनी के शेयर की बिकवाली शुरू हो जाएगी, लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में शेयर की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ क्या चीज है? दुनिया के किसी भी देश में यदि युद्ध की आशंका है या मंदी की स्थिति पैदा होती है तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अल कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला कर दिया। अचानक क्या हुआ? अमेरिका में डिमांड गिर गई, आयात कम हो गया। जब आयात कम हुआ तो जो सॉफ्टवेयर की मांग थी अमेरिका में, जिन्हें सप्लाई करता था भारत या भारत की अनेक कंपनियां, जब अमेरिका में डिमांड कम हुई तो बाजार सीमित हो गया। जब बाजार सीमित हुआ तो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां जो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करती हैं उनका एक्सपोर्ट गिरने लगा।
यदि निर्यात गिरेगा तो कंपनी का लाभ गिरने लगा, लाभ गिरा तो लाभांश गिरा, लाभांश गिरा तो कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरने लगी, क्योंकि शेयर की बिकवाली शुरू हो गई, लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर दिए। इसका अर्थ यही है, जैसे हमने देखा होगा कोरोना वायरस के कारण शेयर मार्केट नीचे चला गया। क्यों? कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में उत्पादन गिर गया, लॉकडाउन के कारण उत्पादन बहुत तेजी से गिर गया, लगभग उत्पादन बंद हो गया, डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हुई, एक बात तो व्यापार सीमित हो गया, व्यापार सीमित होने से कंपनी का लाभ गिरने लगा, लाभ गिरा तो लाभांश गिरा, लाभांश गिरा तो स्वाभाविक है लोग उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे, शेयर की वैल्यू गिरेगी, शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। समान अर्थ यही है, शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है कि लाभांश कितना है, लाभांश प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, और प्रॉफिट कंपनी के व्यापार से निर्धारित होता है। इसी तरह शेयर मार्केट में एक शब्द है एम कैप, इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, एम कैप होता क्या है? इसे कहते हैं बाजार पूंजीकरण। इसका अर्थ होता है शेयर के बाजार मूल्य का योग। जैसे मान लिया जाए कोई ए नामक कंपनी है, उसने मार्केट में टोटल 100 शेयर लॉन्च किए और सेकेंडरी मार्केट में एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपया, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपया, तो 100 शेयर की वैल्यू कितना हो गया? 100 गुणे 100 इंटू कितना हो गया? 10,000। ये एम कैप हो गया। आपने कभी सुना होगा कि इनकी इनकम इतनी है, यह 50 अरब डॉलर की कंपनी है, 100 अरब डॉलर की कंपनी है। यह जो कंपनी शो किया जाता है, यह विशेषकर कंपनी का एम कैप होता है, बाजार पूंजीकरण होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, आपने अखबार में यह पढ़ा होगा कि इनको इतने लाख, इतने हजार करोड़ का नुकसान हो गया। क्या वास्तव में ऐसा होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं। मान लिया जाए रिलायंस ने एक कंपनी लॉन्च की और उसने 100 शेयर लॉन्च किए हैं। 100 शेयर में 80 शेयर अंबानी के पास है। ध्यान देना, टोटल 80 शेयर अंबानी के पास है और एक शेयर की वैल्यू मार्केट में चली गई 100 रुपए, एक शेयर की वैल्यू। तो 80 शेयर किसके पास है? अंबानी के पास। तो 80 शेयर की वैल्यू कितना हो गया? इंटू 100, 8,000 रुपया। इसका मतलब है कि अंबानी 8,000 रुपए के मालिक है। अब एक चीज ध्यान देना, होता क्या है, रिलायंस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई, पता चला अब एक शेयर की वैल्यू 200 रुपया हो गया। 200 रुपया, 80 गुणे 200 कितना हो गया? 16,000 रुपया। तब ये कहते हैं कि अब अंबानी की प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ गई, अब 16,000 रुपए के मालिक हो गए। मान लिया जाए एक शेयर की वैल्यू केवल 50 रुपए आ गई, 50 रुपए एक शेयर की वैल्यू, और अंबानी के पास 80 शेयर है, 80
गुणे 50, 4,000 रुपया। एक बात याद रखना, पहले कितना था? 16,000 रुपया, अब कितना है? 4,000 रुपया। तो हम ये कहते हैं कि अंबानी को लगभग 12,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसका मतलब है लगभग 75% पूंजी अंबानी की डूब गई। ये जो अखबारों में दिखता है, इतनी पूंजी डूब गई या इतना प्रॉफिट हुआ, ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या है। आपने कभी सुना होगा कि एक जमाने में दुनिया के सबसे अरबपति इंसान थे प्रेमजी हाशमी। हम प्रेमजी हाशमी की बात करें, एक जमाने में लगभग 35 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी थी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी विप्रो, और एक जमाने में विप्रो की एक शेयर की वैल्यू मार्केट में चली गई थी 10,000 रुपया। एक शेयर की वैल्यू, मान लिया जाए विप्रो के पास टोटल 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है 10,000 रुपया, तो कितना हो गया? लगभग 10 लाख रुपया हो गया। विप्रो ने क्या कहा? विप्रो ने अपनी कंपनी के शेयर को अपने कर्मचारियों के बीच बांट दिया। यहां तक कि हर वर्कर्स के पास 100, 150, 1000 शेयर विप्रो के थे। और जब मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी, और जब एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए चली गई, 10,000 रुपए, तो हुआ क्या? सोचो, प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदी गई थी 10 रुपए में, सेकेंडरी मार्केट में शेयर की वैल्यू होगी 10,000 रुपए। हमारे पास टोटल मान लिया जाए 1,000 शेयर है, तब तो मैं करोड़पति हो गया। इसे एक जमाने में विप्रो के सभी कर्मचारी करोड़पति थे। करोड़पति का मतलब क्या होता है? वास्तव में 1 करोड़ रुपया नहीं आया, बल्कि उनके पास जो शेयर है, उस शेयर का जो एम कैफ है, वो चला गया 1 करोड़ रुपया। जैसे कोरोना वायरस के कारण कितने लोग डूब गए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ? कोरोना वायरस के कारण मार्केट में शेयर की वैल्यू गिरने लगी, और जब गिरेगी तो उसी हिसाब से उनकी पूंजी क्या होगी? डूबती चली जाएगी। इसे ही कहते हैं एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो हम पढ़ते हैं, इनके पास 50 अरब डॉलर की कंपनी है या 50 अरब डॉलर के मालिक हैं, वास्तव में इतने पैसे होते नहीं है, बल्कि उनके शेयर का मूल्य होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न, अक्सर देखा होगा कि हम कैपिटल मार्केट में किसी कंपनी का जब मूल्यांकन करते हैं तो कंपनी के शेयर के एम कैप को देखा जाता है, बाजार मूल्य को देखा जाता है। इसलिए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाती है। फिर एक प्रश्न, कई बार होता क्या है, पूरी बात ध्यान देना। ए नामक कोई कंपनी है, ध्यान दो, ए नामक कोई कंपनी है, ये चाहती है कि उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। ध्यान देना इस बात को, उसके शेयर की वैल्यू, मूल्य बढ़ जाए। ये तभी संभव है जब कंपनी क्या करे? मार्केट में शेयर की कमी दिखा दे। ध्यान दो, और जब शेयर की कमी दिखाएगी और कंपनी स्वयं अपने शेयर को खरीदना शुरू कर देगी, तो हर कोई उस कंपनी की शेयर की मांग करना शुरू कर देगा। और जब कंपनी के शेयर की मांग बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई ए नामक कंपनी है, उस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया है। अब यदि उस कंपनी की शेयर की मांग बढ़ने लगी, शेयर की मांग बढ़ने लगी, तो होता क्या है? ध्यान देना इस बात को।
तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, 100 से लेकर अब 200 रुपया हो जाएगी। डिमांड और बढ़ा तो 200 रुपया, अब 300 रुपया, डिमांड और बढ़ेगी तो 400 रुपया। तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। ध्यान दो, इसका मतलब यह कि कई बार कंपनी क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बाई बैक का सहारा लेती है। बाई बैक होता क्या है? शेयर का पुनर्क्रय कहते हैं इसे, बाई बैक। शेयर का पुनर्क्रय कहते हैं इसे। इसमें कंपनी करती क्या है? कंपनी द्वारा स्वयं अपने शेयर को बाजार से खरीदना। अब ध्यान देना, इसके 3 रीजन हैं। पहली बात, कंपनी के पास अधिक की हो, एक्सेस ज्यादा हो। दूसरी चीज, कंपनी और तीसरी चीज डिलिस्टिंग चाहती है वो। इसे कहते हैं बाई बैक। बाई बैक का मतलब क्या होता है? कंपनी द्वारा अपने ही शेयर को बाजार से खरीद लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए एक कंपनी रिलायंस ने क्या किया, मार्केट में 100 शेयर बेच दिया। अब रिलायंस क्या करेगी? ये मार्केट में रिलायंस ने 100 शेयर बेच दिए हैं। अब रिलायंस क्या करेगी? अपने ही शेयर को बाजार से खरीद ले। और जब रिलायंस अपने ही शेयर को बाजार से खरीदने लगती है तो उसे कहते हैं बाई बैक। अर्थात कंपनी द्वारा स्वयं अपने शेयर को बाजार से खरीदना, इसे ही कहा जाता है बाई बैक। अब ध्यान देना कि बाई बैक किया क्यों जाता है। उसके 3 रीजन है। 3 रीजन। ध्यान सुनो इस बात को। पहली चीज, कंपनी के पास अधिक की हो, पैसा ज्यादा हो। और जब कंपनी के पास पैसा ज्यादा होता है, कंपनी क्या करेगी पैसे को लेकर? तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे का उपयोग मार्केट से अपने शेयर को खरीदने में खर्च करने लगती है। जैसे एग्जांपल है, रिलायंस के पास पैसा ज्यादा है तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, या अंबानी क्या करेंगे? बाजार से अपनी शेयर को खरीद लेंगे। नंबर 2, कंपनी चाहती है कि शेयर मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। अब ध्यान दो, शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। अब कब बढ़ेगा? शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब मार्केट में शेयर की कमी दिखा दी जाए। और शेयर की कमी तभी होगी जब कंपनी अतिरिक्त शेयर को स्वयं खरीद ले। इसका मतलब जब कोई कंपनी बाजार से अपनी शेयर को खरीदती है तो बाजार में उस शेयर की कमी हो जाती है। और जब शेयर की कमी होगी तो स्वाभाविक है अन्य लोग भी उस शेयर की डिमांड करना शुरू कर देंगे।
आज जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी, हर कोई उस कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू कर दिया, तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए रिलायंस है, ध्यान देना इस बात को, रिलायंस के पास ये अंबानी महोदय हैं, मार्केट में रिलायंस का 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। अब रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस के पास टोटल, मान लिया जाए कंपनी जो भी हो पता चला इनके पास ऑलरेडी 100 शेयर पहले से हैं रिलायंस का, और 100 शेयर मार्केट में है। अब रिलायंस ने क्या किया, मार्केट से 50 शेयर खरीद लिए और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। 50 शेयर रिलायंस ने खरीद लिया तो मार्केट में कितना शेयर बचा, 50 शेयर। तो मार्केट में शेयर की कमी हो जाएगी, रिलायंस के शेयर की, परिणामतः रिलायंस के शेयर की मांग बढ़ जाएगी, हर कोई रिलायंस के शेयर की खरीद करेगा। ऐसी कंडीशन में रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पता यह चला रिलायंस का एक शेयर की वैल्यू बढ़ के 200 रुपया हो गया। पहले कितना था, 100 रुपया। टोटल कितने शेयर थे, 100 ये 100 ये, कितना हो गया, 200 गुणे 100 कितना हो गया, 20,000। इसका एम कैप है। अब एक चीज ध्यान दो, यदि रिलायंस ने 50 शेयर खरीद लिए तो बचा कितना, केवल 50 शेयर। आज जब मार्केट में शेयर की कमी दिखेगी, अन्य लोग उस शेयर की मांग करेंगे, और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। पता चला अब 200 रुपया हो गया, और जो 200 रुपया हुआ, और टोटल शेयर कितने, 200, तो 200 गुणे अब 200, क्योंकि अब मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 200 रुपये हो गई। पहले कितना था, 100 रुपया। परिणाम तक क्या होगा, अब होगा 40,000 रुपया। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंपनी के एम कैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए कई बार कंपनियां स्वयं अपनी कंपनी के पूंजीकरण को बढ़ाने के लिए, एम कैप को बढ़ाने के लिए बायबैक का सहारा लेती है। और तीसरी बात, जब कोई कंपनी शेयर बाजार से डीलिस्टिंग चाहती हो, वह एक तरह से देखा जाए सूचीबद्धता समाप्त करना चाहती हो जब कोई कंपनी, तो बायबैक का सहारा लेती है। इसका मतलब है बायबैक सामान्यतः 3 स्थितियों में लिया जाता है। जब कंपनी के पास अधिक की ज्यादा हो, नंबर 2 कंपनी अपने शेयर के मूल्य में वृद्धि चाहती हो, और नंबर 3 शेयर बाजार से कंपनी डीलिस्टिंग चाहती हो। बायबैक की बात करें, शेयर मार्केट में एक शब्द है कि बात करें हम लोग मार्जिन, हम ट्रेडिंग की बात करें, मार्जिन, हम ट्रेडिंग की बात करें, ये मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है, हमेशा ध्यान दो। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब है वित्तीय क्षमता से अधिक निवेश करने की अनुमति। उसे कहते हैं मार्जिन, हम ट्रेडिंग की बात करें। हमेशा ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल ए नामक कोई कंपनी है,
या कोई ए नामक व्यक्ति है, उसके पास टोटल क्षमता 100 रुपया, इससे ज्यादा निवेश करे, पता चला 300 का निवेश कर दिया, तो जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा निवेश करने की अनुमति ही मार्जिन ट्रेडिंग कहलाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और अनुमति दी थी आरबीआई ने। इसमें होता क्या है मार्जिन ट्रेडिंग में? क्या होता है मार्जिन ट्रेडिंग में? कोई भी कंपनी मान लो वो शेयर के मूल्य का 40% लगाती है। हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग में कंपनी शेष रकम की व्यवस्था बैंक या स्टॉक ब्रोकर करता है। इसका समान अर्थ बस यही है, हमेशा कोई भी कंपनी या व्यक्ति हो, जितने का शेयर खरीदना चाहता है उसका केवल 40% लगाती है कंपनी या कोई व्यक्ति लगाता है। शेष रकम की व्यवस्था है तो बैंक करेगा या तो स्टॉक ब्रोकर करेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे यह फायदा होगा कि शेयर मार्केट में शेयर की मांग बनी रहेगी, शेयर की खरीद जारी रहेगी। परिणाम क्या होगा कि जो शेयर मार्केट है ऊपर चलता चला जाएगा और यह शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात है। अक्सर दो शब्द और हैं, इनसाइडर। इनसाइडर क्या होता है? इनसाइडर कहते किसे हैं? कंपनी के डायरेक्टर हो या कंपनी का अधिकारी, हमेशा ध्यान दो, तथा इनसाइडर का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर है या कंपनी का कोई अधिकारी है तथा 10% से अधिक शेयर जो होल्डर है उसे इनसाइडर कहा जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का जो चीफ है या तमाम कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर हो, या 10% से अधिक जो शेयर होल्डर है उसे इनसाइडर कहा जाता है। यह शब्द आया क्यों? इनसाइडर ट्रेडिंग से आया। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? ध्यान देना, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ये जो इनसाइडर लोग हैं, जब ये लोग ट्रेडिंग करने लगे, क्योंकि सारे के सारे लोग कंपनी की कमियों को जानते हैं और कंपनी की कमियों को छुपाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं ये, क्योंकि बाहर लोगों को कुछ भी नहीं पता कि कंपनी की कमी क्या है, इन लोगों को पता है। तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी की कमियों को छुपाकर निजी लाभ के लिए जब शेयर की बिक्री करने लगते हैं तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे
एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए ए नामक कोई कंपनी है, ए नामक कोई कंपनी है, इसमें बहुत सारे इनसाइडर लोग हैं। मान लिया जाए इनसाइडर कोई A1 है, A2 है, A3 है, ये सभी लोग इनसाइडर लोग हैं। अब ध्यान देना, इन सबको पता कि कंपनी की ये कमी है। अब क्या होगा? अब कंपनी डूबने वाली है, कंपनी डूबने वाली है मान लो, लेकिन केवल इन्हें पता कि कंपनी डूब रही है, बाहरी लोगों को कुछ भी नहीं पता। तब ये लोग एक गेम खेलेंगे और ये लोग क्या कहेंगे? क्या हमारी कंपनी निरंतर प्रॉफिट में जा रही है? तो ये लोग क्या करेंगे? लाभांश की घोषणा कर देंगे। अब ध्यान दो, जब ये लोग डिविडेंड की जब घोषणा करेंगे और लगातार मीडिया में इस बात को हाईलाइट करेंगे कि मेरी कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही है, इतना प्रॉफिट हुआ, ये हमारी कंपनी इस नई कंपनी का विस्तार करने वाली है। अब ध्यान देना, बाहरी इन्वेस्टर को यह पता चलेगा, बाहरी लोगों को, कि कंपनी निरंतर फायदे में जा रही है। तो ये बाहरी लोग क्या करेंगे? इस कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू कर देंगे। जब इस कंपनी के शेयर की मांग बढ़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे? अपने शेयर और अपने रिश्तेदारों के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे। आप देखो, आप जब ये सारे लोग अपने शेयर को बेच देंगे, अब ये लोग लाभ लेके बाहर निकल गए। अब ध्यान देना, पता चला कोई बाहरी व्यक्ति है, बी सी डी ई, ध्यान देना, ये सब इनसाइडर लोग हैं। ये कंपनी डूबने वाली है। इन लोगों ने क्या किया? एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही है। इन लोगों ने यह कहा कि कंपनी लाभांश ज्यादा देगी, जबकि कंपनी डूबने वाली है। बाहरी लोगों को कुछ भी नहीं पता। बाहरी लोग प्रचार के बहकावे में आ जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे? उस कंपनी के शेयर की मांग करना शुरू कर देंगे। जब कंपनी के शेयर की मांग बढ़ेगी तो ये लोग अपने शेयर इन्हें बेच देंगे और जब इनके सारे शेयर बिक जाएंगे तो ये लोग कंपनी से बाहर हो जाएंगे। अंत में ये लोग अनाउंस कर देंगे कि कंपनी तो डूब गई। इन्हें तो नुकसान हुआ नहीं, ये लोग तो शेयर बेच के निकल गए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये बेचारे क्या हो गए? डूब गए। इसे ही कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं, इसका बेस्ट। यूटीआई एक म्यूचुअल फंड थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसने क्या किया? एक आईटी कंपनी में यूटीआई ने पैसा लगा दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में पैसा लगाया। एज एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, उस समय इस आईटी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू थी 900 रुपया और यूटीआई ने क्या किया? प्रति शेयर 900 रुपया चुका दिया, इस उम्मीद में कि आज इस एक शेयर की वैल्यू 900 रुपये है, कल 1500 रुपये हो जाएगा, तो प्रति शेयर 600 रुपया का फायदा होगा। इसे ये लगा। दुर्भाग्य से क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हो गया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तो कंपनी डूब गई। आप देखो हुआ क्या? इसका शेयर मार्केट बहुत नीचे चला गया। प्रमाणतः एक शेयर की वैल्यू मान लो चली आई 20 रुपया। यूटीआई ने शेयर कितने में खरीदा था? 900 रुपए में। अब कितना वैल्यू रह गया? 20 रुपया। तो प्रति शेयर कितने का घाटा हुआ? 880 रुपए प्रति शेयर।
880 रुपए का घाटा हो गया। अब सोचो, यूटीआई तो डूब गई। अब हुआ क्या? जितने यूटीआई के इंसाइडर लोग थे, इनके रिश्तेदारों के पास भी यूटीआई के यूनिट्स थी, शेयर था। तो ये सब के सब अपने रिश्तेदारों को ये बता दिए कि तुम शेयर बेच के निकल जाओ, क्योंकि यूटीआई तो डूबने वाली है। इनके रिश्तेदार शेयर बेच के निकल गए। आज जब यूटीआई के जितने इंसाइडर लोग थे, जब सबके रिश्तेदार शेयर बेच के निकल गए, यूटीआई की चीफ ने यह घोषणा कर दी, यूटीआई घाटे में चली गई। इनसाइडर ट्रेडिंग, एक तरह से कहना बेवकूफ बना करके शेयर बेचना ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। अक्सर देखा होगा आपने, सबसे बड़ी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइमरी मार्केट से केवल शेयर खरीदते हैं। केवल प्राइमरी मार्केट से वो लोग शेयर खरीदते हैं, बाहर से शेयर खरीदने की कोशिश नहीं करते। उसे कहा जाता है स्टैग। स्टैग प्राथमिक बाजार से शेयर खरीदने वालों को हम कहते हैं स्टैग। और प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, वहां हानि की संभावना कम होती है। एक शब्द है ब्रिज लोन। कुछ नए नए शब्द हैं। ब्रिज लोन क्या होता है? जब किसी कंपनी के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक अल्पकालीन अस्थायी वित्त की व्यवस्था को कहा जाता है। अस्थायी वित्त की जो व्यवस्था है, उसे कहते हैं ब्रिज लोन कहा जाता है। फिक्स शब्द है जंक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड, जंक बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिसकी रेटिंग नीची हो पर प्रतिफल उच्च हो। ध्यान दो, उसे कहते हैं जंक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसकी रेटिंग तो नीची हो पर यदि प्रतिफल ज्यादा हो तो उसे कहते हैं जंक बॉन्ड। एक और शब्द है कर्व ट्रेडिंग की बात करें, हमेशा कर्व हम ट्रेडिंग की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर शेयर की खरीद और बिक्री की बात करें ना।
उसे कहते हैं कैर्व ट्रेडिंग कहा जाता है उसे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ये सब के सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। द्वितीयक बाजार में अक्सर ब्लू चिप कंपनी कहते हैं उसे। ब्लू चिप कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका प्रबंधन अच्छा हो, बाजार पूंजीकरण भी अच्छा हो। उसे कहते हैं ब्लू चिप। हम कंपनी की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि सेकेंडरी मार्केट में एक शब्द है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, हम किसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? हमेशा मान लीजिए मेरे पास शेयर नहीं है, फिर भी शेयरों की बिक्री करना, शेयर न होते हुए भी शेयरों की बिक्री का सौदा करना। सिंपल चीज है, इसको इस तरह देखो आप, स्टॉक से अधिक इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शेयर के स्टॉक से अधिक शेयर बिक्री का सौदा करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास ए नामक कोई कंपनी है, हमारे पास टोटल शेयर है 50 शेयर, और मैं किसी कस्टमर से सौदा कर रहा हूं। हमने कस्टमर से यह कह दिया कि भाई आपको मैं 100 शेयर दे दूंगा, मेरे पास टोटल शेयर है केवल 100 रुपया, हमने ये कहा कि आपको मैं 100 शेयर दे दूंगा, अभी 50 शेयर रखिए, एक हफ्ते बाद 50 शेयर और दे दूंगा। स्टॉक केवल 50 शेयर का है, हमने सौदा किया 100 शेयर का, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब ऐसा होता क्यों है, ध्यान दो इस बात को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने 50 शेयर तो बेच दिया, 50 शेयर मुझे और देना है, स्टॉक है केवल 50 शेयर का, हमने सौदा किया 100 शेयर बेचने का। अब हम करेंगे क्या? 50 अतिरिक्त शेयर मार्केट से जुटा लेंगे, इस उम्मीद में कि मार्केट में शेयर गिरेगा और कम रेट पर शेयर खरीद के मैं इनको बेच दूंगा, दे दूंगा। इस उम्मीद में हम स्टॉक से ज्यादा की सौदा करते हैं, इसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। जैसे एग्जांपल दें, हमने एक शेयर के लिए लिया 10 रुपया, 100 शेयर का सौदा किया तो कितना हो गया? 1000 हमने रुपये का सौदा कर दिया, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया, 100 शेयर की वैल्यू है टोटल 1000 रुपये। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने 50 शेयर उनको दे दिया, 50 शेयर क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा और 8 रुपया प्रति शेयर में शेयर खरीदूंगा, तो 400 रुपये का शेयर खरीद लूंगा, 50 शेयर, और इनको भी 50 शेयर दे दूंगा मैं, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 100 रुपये का फायदा हुआ।
और ज्यादातर ब्रोकर्स यही करते हैं। लेकिन मान लिया जाए मैंने इस उम्मीद में 100 शेयर की बिक्री का सौदा किया था, क्योंकि मुझे पता था कि शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू गिरेगी। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब एक शेयर की वैल्यू चली गई 50 रुपया। अब मैं कितने में बेचा हूं, 10 रुपये प्रति शेयर। आप शेयर की वैल्यू कितनी चली गई, 50 रुपया। तो मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। परिणाम क्या होगा कि मैं 50 शेयर के सप्लाई को रोक दूंगा। तो जब शेयर मार्केट में शेयर की कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो जितने का सौदा किया और जब उसकी सप्लाई ना हो पाए तो उसे कहते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं उसे। तो दो शब्द है, एक शब्द है शॉर्ट सेलिंग और दूसरा शब्द है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। फिर एक एम कैप के आधार पर देखा जाता है, कंपनियों को 3 भागों में बांटा जाता है। बाजार पूंजीकरण, जब वर्ग 3 की बात, हमेशा ध्यान दो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है जब 10,000 करोड़ से अधिक हो, उसे कहते हैं लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। मिड कैप क्या है, और स्मॉल कैप क्या है। एक लार्ज कैप कंपनी, दूसरा मिड कैप कंपनी और तीसरा स्मॉल कैप कंपनी। हमेशा ध्यान दो, लार्ज कैप कंपनी की बात करें जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। मिड कैप कंपनी क्या है, जिसका एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच हो। और जब 2,500 करोड़ से कम हो तो फिर हम उसे कहते हैं स्मॉल कैप हम कंपनी की बात करें। अक्सर देखा होगा शेयर मार्केट में एक शब्द है सर्किट ब्रेकर शब्द है। सर्किट ब्रेकर होता क्या है, हम इसे कहते क्या है, इसका अर्थ क्या है। सर्किट हम ब्रेकर की बात करें हम लोग, ध्यान देने इस बात को, सर्किट ब्रेकर
सबसे बड़ी चीज देखा जाए, यह स्टॉक एक्सचेंज की एक व्यवस्था है। यह स्टॉक एक्सचेंज की एक व्यवस्था है। पहली चीज, इसमें होता क्या है, शेयर मार्केट में जो तेजी से उतार चढ़ाव होता है उसको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए सर्किट ब्रेकर का सहारा लिया जाता है। सर्किट ब्रेकर का सहारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें रूल क्या है, हमेशा 10% के मूल्य में यदि उतार चढ़ाव हो रहा है तो 1 घंटे के लिए शेयर मार्केट को बंद कर दिया जाता है। यदि 15% तक उतार चढ़ाव हो रहा तो 2 घंटे के लिए, यदि 20% को उतार चढ़ाव हुआ तो पूरे दिन के लिए। पूरी बात ध्यान देना, हम इसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर। यह स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था है। यह व्यवस्था क्यों लाई गई? जब शेयर के मूल्य में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए सर्किट ब्रेकर का सहारा लिया जाता है। उसे नियंत्रित करने के लिए हमेशा। अब कैसे नियंत्रित होगा और कितने समय तक शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है? कितने देर तक ट्रेडिंग पर रोक लगेगी? नियम क्या है? 10% शेयर के मूल्य में यदि उतार चढ़ाव हो रहा है तो 1 घंटे के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, यदि 15% तक शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है तो 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। यदि 20% तक स्थिति है तो पूरे दिन भर के लिए बंद कर दिया जाता है। इसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर। अंत में एक शब्द है पॉन्जी स्कीम, देखा होगा। उच्च ब्याज दर का प्रलोभन दे करके निवेश को आकर्षित करना, इसे कहते हैं पोंजी स्कीम। झूठ बोल करके निवेशकों को आकर्षित करना ही पोंजी स्कीम कहलाता है। एक और शब्द है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है? ध्यान देना इस बात को। इसको इस तरह समझो आप, एक कोई ऐसी कंपनी है जो सभी लोगों से पैसे जुटाती है। पूरी बात ध्यान देना। कोई ए नामक कंपनी है, ये सारे लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे लोग हैं। ये क्या करेगी? राम, श्याम, मोहन, सोहन की बात करें, इनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब सोचो, यदि इन्हें नहीं पता होगा
तो ये लोग शेयर मार्केट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जबकि लोकतंत्र में सभी को शेयर मार्केट का लाभ मिलना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड, ए नामक जो म्यूचुअल फंड है एमएफ, ये क्या करती है, इन सभी को शेयर मार्केट का लाभ देने के लिए काम करती है। अब ये करती कैसे? हमेशा ये क्या करेगी, राम को यूनिट बेचेगी, यूनिट जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, इन्हें यूनिट बेचेगी, इन्हें यूनिट बेचेगी, इन्हें यूनिट बेचेगी। ये लोग क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। पता चला इन्होंने पैसा जमा कर दिया 10 रुपया, इन्होंने जमा किया 10 रुपया, इन्होंने जमा किया 10 रुपया, इन्होंने जमा कर दिया 10 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपया। और इस कंपनी ने क्या किया, सभी को यूनिट बेच दिया। अब बदले में सबसे 10-10 रुपया ले लिया। तो कितना हो गया, 10, 20, 30 और 40, टोटल 40 रुपए हो गए। अब एक कंपनी क्या करेगी, इस 40 रुपए को शेयर मार्केट में लगा देगी। लगा दिया। अब शेयर मार्केट में जब लगा देगी, इससे जो लाभ मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ को क्या करेगी, इनके बीच डिवाइड कर देगी। जो लाभ मिला उस लाभ को इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन कितना लाभ का वितरण होगा, ये डिपेंड करता है किसके पास कितना यूनिट है, किसके पास कितना यूनिट है। इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। ध्यान सुने इस बात को। म्यूचुअल फंड होता क्या है? मैंने कहा एक कंपनी, ए नाम का कोई कंपनी है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब कस्टमर हैं। ये लोग शेयर मार्केट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगी, नाम ही म्यूचुअल, पारस्परिक, फंड का मतलब निधि, पारस्परिक निधि। सब लोग एक साथ पैसा जुटाएंगे, वो पैसा जाएगा शेयर मार्केट में, जो लाभ मिलेगा सबके बीच बांट दिया जाएगा। अब ये क्या करती है, ए नामक कंपनी राम को यूनिट बेचेगी, श्याम को बेचेगी, मोहन को बेचेगी और सोहन को बेचेगी और बदले में पैसा ले लेगी। अब ये पैसा चला जाएगा शेयर मार्केट में, वहां जो लाभ मिलेगा इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इससे दो फायदा हुआ, एक तो बचत बढ़ गया, सेविंग। और जब म्यूचुअल फंड, ये कंपनी क्या करेगी, म्यूचुअल फंड क्या करेगी, जब शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी तो वो पैसा चला जाएगा कंपनी के पास, और कंपनी क्या करेगी, अपना विस्तार करेगी। तो कंपनी का विस्तार हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और दूसरा लाभ ये होगा कि उन लोगों को भी भारत के शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा जो शेयर मार्केट के तकनीकी पहलुओं से अनभिज्ञ हैं। अब सरकार हमेशा इस म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट करती है, सेबी करती है। हमेशा कहा जाता है इसका जो रेगुलेशन है, विनियमन सेबी करती है। और सेबी पूरी की पूरी शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है सेबी। इस म्यूचुअल फंड पर जो लाभ प्राप्त होगा उस पर इनकम टैक्स से छूट दी गई है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड का लाभ उठाएं। थैंक यू।